नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज प्रकाश का अपवर्तन इस अध्याय में हम लोग एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। वो है प्रकाश का उत्क्रमणिता या प्रकाश की उत्क्रमणिता का व्यवहार। यहाँ देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या कहता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है और यहाँ पर एक माध्यम कांच का गुटका उपस्थित है। ठीक है, और दूसरा माध्यम यहाँ पर एक पानी का बीकर उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम एक से प्रवेश करेगी, माध्यम एक से प्रवेश करती है। मान लीजिए कोई किरण है ए बी, तो ये हमारी कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। ठीक, ए बी कौन सी किरण है, आपतित किरण। और बी बिंदु पर जहाँ पर वह इस कांच के गुटके के तल से टकरा रही है, ये क्या है, कांच है, ये क्या है, जल है, वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक अभिलंब ऐसे बी बिंदु पर ऐसे खिंचा हुआ है, तो क्योंकि सघन माध्यम में जा रही है तो ये क्या करेगी, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। प्रकाश की किरण ऐसे अभिलंब की ओर झुकेगी और आगे बढ़ेगी और फिर जल में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर ये आपतित किरण में बदल गई। अब देखो, पहले ए बी पे आपतित किरण थी और जैसे ही कांच के अंदर प्रवेश की, या कौन सी किरण बन गई, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बन गई, अपवर्तित किरण। और पुनः जब ये सी बिंदु पर टकराई, यहाँ सी बिंदु पर टकराई, तो ये माध्यम दो के लिए, ये हमारा माध्यम एक है, ये माध्यम दो है, ये माध्यम एक हवा, ये माध्यम दो कांच, और ये माध्यम तीन पानी। तो जो हमारी बीसी किरण है वह माध्यम तीन के लिए क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण, आपतित किरण में बदल जाएगी। तो ये बीसी किरण माध्यम तीन के लिए कौन सी किरण में बदल गई, आपतित किरण में। अब पुनः यहाँ जो हमारा सी बिंदु है उस पर भी एक अभिलंब खींचेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि जो हमारा माध्यम एक है वह विरल है माध्यम दो की अपेक्षा। कांच का घनत्व तो ज़्यादा है वायु से। और जो माध्यम तीन है वह माध्यम दो की अपेक्षा विरल है, क्योंकि जल का घनत्व कम है कांच की अपेक्षा। तो अब किरण पुनः क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी और आगे चल के इस जल के जो दूसरा सिरा है वहाँ पर जल से भरे बीकर के दूसरे सिरे पर जाकर टकराएगी और वहाँ पर एक और बिंदु पर आपतित होगी। यहाँ ये पुनः किस में बदल रही है, आपतित किरण में बदल रही है, और उस बिंदु का हम नाम दे देते हैं डी। यहाँ एक और हमको डी बिंदु प्राप्त हो गया। ए बी सी डी चार बिंदु हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, और आगे क्या होगा, यहाँ आपतन के पश्चात वह पुनः जो है इस बिंदु पर हमको एक अभिलंब प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखो, जल सघन माध्यम है किसकी अपेक्षा, वायु की अपेक्षा। अब देखो यहाँ पर जो माध्यम एक है वो पुनः आ गया कि नहीं। तो जब यह दोबारा माध्यम एक में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक, और अगर हम इन माध्यमों के क्रम को बदल दें, मतलब अभी कैसा लगा,
क्रम है माध्यम 1, 2 और 3। इसी क्रम को हम बदल के अगर यहाँ पर ऐसा कर दें कि माध्यम 3, 2 और 1, तो प्रकाश की किरण के जो आपतन अपवर्तन का मार्ग है वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी उत्क्रमणित हो जाएगा। जिस दिशा से आ रहा था उसी दिशा में लौटना। किसी कार्य का पूर्ण होकर पुनः अपनी प्राथमिक स्थिति को प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है, उत्क्रमणिता कहलाता है। तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा है कि शुरू में प्रकाश की किरण जिस दिशा से माध्यमों के संयोजन से आ रही थी वैसे ही पुनः माध्यमों के उत्क्रमणित संयोजन से उल्टा उनको संयोजित करने से वह उत्क्रमणितता के क्रम में वापस जाएगी, यानी उल्टा पुनः वापस चली जाएगी। यहाँ पर और देख लेते हैं क्या है, प्रकाश की किरणों की उत्क्रमण। प्रकाश की किरण अभी हम यहाँ 2 माध्यमों में समझेंगे। आपकी पुस्तक में 3 माध्यम में दिया है, लेकिन जब 2 में समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। माना कि वायु में चलती एक प्रकाश की किरण OA एक कांच के गुटके PQR पर गिरती है। ठीक है, प्रकाश की किरण कौन सी है हमारी, OA। वायु का गुटका क्या है, PQRS। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकाश की किरण ऐसे आती है, ये येलो कलर से दिखा देते हैं ना, ये प्रकाश की किरण आती है, इसको नाम दे देते हैं हम AB। B बिंदु पर आती है। अब ये AB हमारी क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, और यहाँ B बिंदु पर जिस पर यह आपतित हो रही है PQ तल पर, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसे अभिलंब खींच लेंगे। ठीक, अब क्योंकि ये जो बाहर में हमारा माध्यम 1 क्या है, वायु है, और माध्यम 2 क्या है हमारा, कांच है, तो वायु की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, वायु की अपेक्षा कांच क्या है, एक सघन माध्यम है। इसीलिए जो हमारी आपतित किरण है वह क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। कहाँ झुकेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे। अब अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक, तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, स्पष्ट बना लेते हैं इसको। ये अभिलंब की ओर झुक गई और B बिंदु से अभिलंब की ओर झुकते हुए यह RS तल पे, उस कांच का गुटका पारदर्शी, तो दूसरी साइड से प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी, तो RS बिंदु पे ये जो हमारी अपवर्तित किरण थी वो पुनः आपतित किरण में बदल जाएगी। BC क्या थी हमारी, अपवर्तित किरण थी, और वही किस में बदल गई, आपतित किरण में भी बदल गई। ये अपवर्तित किरण थी। ठीक, और यह पुनः किस में बदल गई, आपतित किरण में। कौन से तल के लिए, RS तल के लिए। अब यहाँ पर हमको एक और अभिलंब प्राप्त होता है। सबसे पहले RS तल पे जिस बिंदु पर यह टकराती है उस बिंदु को नाम दे देते हैं C, और ये एक अभिलंब हमको प्राप्त होता है। अब C बिंदु पर टकराने के पश्चात यह किरण क्या होती है, वापस वायु में पहुंच जाती है। अब वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, तो जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। इतना समझ गए। अब यहाँ पर अगर हम कांच के गुटके के लिए अपवर्तनांक निकालने का प्रयास करें, ठीक है, क्या करें, कांच के गुटके के लिए अपवर्तनांक निकालें, तो कैसे निकालेंगे, इधर देखते हैं। माना कि वायु में चलती एक प्रकाश की किरण OA एक कांच के गुटके PQRS पर गिरती है। यह किरण तल PQ पर आपतित होकर कांच में AB दिशा में चलती जाती है। इस प्रकार वायु में आपतित किरण OA है तथा कांच में अपवर्तित किरण AB है। ठीक है, ना समझ आ गया। A बिंदु पर गिरती है, यहाँ पे जो बाहर से किरण आ रही है उसको यहाँ पर A बिंदु दिया है, तो AB, ठीक, ये B है, मैंने C लिख दिया था, इतना ही इसमें
अंतर है। ठीक, तो ए बी क्या है, अपवर्तित किरण है। यही वायु में आपतन कोण I तथा कांच में अपवर्तन कोण R हो, यदि वायु में आपतन कोण क्या हो, I हो, तो आपतन कोण का मान क्या होगा, साइन I, तथा कांच में अपवर्तन कोण R हो तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, साइन R। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं A म्यू जी। ठीक, यहाँ पर ANG लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो, आपके पुस्तक में ऐसा दिया है। इसके विपरीत यदि कांच के भीतर प्रकाश के BA दिशा में चले, अब कांच के भीतर ये कांच का गुटका है, यहाँ किधर से आ रही थी, O बिंदु से आ रही थी, A बिंदु पर अपवर्तित हो रही थी और अंदर अभिलंब की ओर झुकते हुए पुनः किसी B बिंदु पर गिर रही थी। अगर ये उल्टी दिशा में चली BA, तो ये कौन सी किरण हो गई हमारी, BA आपतित किरण हो गई, और AO कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, तो इसी को बता रहा है। इसके विपरीत यदि कांच के भीतर प्रकाश किरण BA दिशा में चले, तब वह तल PQ पर अपवर्तित होकर वायु में AO दिशा में जाएगी। इस दशा में कांच का आपतन कोण R होगा। अब आपतन कोण कहाँ बनेगा, कांच के अंदर बनेगा। ठीक है, हाँ देखते हैं। तथा वायु में अपवर्तन कोण, कांच से वायु में जाती है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अब जैसे साइन R, ये कहाँ बन रहा है हमारा, वायु में, पहले कहाँ बन रहा था, कांच के अंदर, और साइन R मतलब अपवर्तन कोण, और साइन I यानी आपतन कोण। तो यहाँ पर कांच के सापेक्ष, पहले किससे था, वायु के सापेक्ष, अब किसके सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। पलट गया ना मार्क, पहले क्या था, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अब क्या है, कांच के सापेक्ष वायु का क्या है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 कौन सा हमारा, कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब A म्यू जी इंटू ये वाला कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इनको अगर हम गुणित करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों को गुणित कर देते हैं। इन दोनों का गुणा करने पर मानते हैं कि यदि समीकरण का निष्कर्ष निकलता है 1, ठीक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इस समीकरण का निष्कर्ष निकलता है 1। तो यदि हम कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक को क्या करें, इस समीकरण के दूसरी तरफ ले जाएं, तो क्या समीकरण हमको प्राप्त होगा, A म्यू जी बराबर 1/G म्यू A। मतलब कांच के सापेक्ष जो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है, वह कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को हम बढ़ाएंगे, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को हम बढ़ाएंगे, तो जो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकाश की व्युत्क्रमणिकता के सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि दो माध्यम जो एक दूसरे से लगे हुए हों, उनमें आपतित होने वाली प्रकाश की किरण उस माध्यम से
वापस पलटने पर अपनी उसी दिशा में पुनः लौट जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है? व्युत्क्रमणियता का सिद्धांत कार्य कर रहा है। तो इसके लिए